अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। जी हां, ईरान अमेरिका तनाव संकट में दुनिया, ये ही स्थिति बनी हुई है। ओमान की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। ईरान की नौसेना ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी युद्धपोतों की गतिविधियों के जवाब में चेतावनी स्वरूप मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार तेहरान ने अमेरिकी नौसेना पर समुद्री यातायात में बाधा डालने और व्यावसायिक जहाजों और तेल टैंकरों को जब्त करने का आरोप लगाया है। वहीं अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने कहा है कि उनकी सेना ने हिंद महासागर में एक प्रतिबंधित और बिना राष्ट्रीय पहचान वाले जहाज को रोका है। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान को समर्थन देने वाले अवैध समुद्री नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। ये पूरा घटनाक्रम एक ऐसे समय में हुआ है जब ईरानी तेल निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंधों और हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। तो समुद्री सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर तमाम चिंताएं हैं। ईरान ने अमेरिका पर जहाजों को परेशान करने का आरोप लगाया है। पश्चिम एशिया में ये तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने हिंद महासागर में एक जहाज को रोका है। ईरानी तेल शिपमेंट पर अमेरिकी कार्रवाई जारी है और ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे जो शांति है वो संभव हो सकेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ये तनाव बढ़ा है, समुद्री सुरक्षा पर चिंता बढ़ी है। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, अमेरिका ने 4 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, वहीं ईरान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों पर चेतावनी मिसाइलें दागी हैं। सीजफायर टूटने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ना अमेरिका झुकने को तैयार है, ना ईरान झुकने को तैयार है। देखिए, सच माने तो सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच में कभी 100% नहीं था और सीज फायर के बीच में लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी दोनों तरफ से हो रहा था। और इसकी वजह ये थी कि देखिए, जो है ईरान का पूरा मानना था कि उसकी जो रणनीति है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद रखना उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है, जबकि अमेरिका इस रास्ते पर चल रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने का मतलब उनकी एक चरण की जीत हुई। तो ये जो दोनों जीत के उन्होंने अपनी शर्तें लगा रखी थी, उन्हीं शर्तों की वजह से बीच बीच में दबाव की रणनीति के तहत अमेरिका की तरफ से ईरान पे हमले हो रहे थे और ईरान की तरफ से उनके ऊपर जवाबी हमले भी हो रहे थे। उनके ऊपर मतलब उनके जो ठिकाने हैं, उनके जो बेस हैं, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, उन बेस पे हमले हो रहे थे। तो ये जो है, ये लो इंटेंसिटी वार इसको कह सकते हैं, जिस लो इंटेंसिटी वार में कोई नहीं कहा था कि यह पूर्ण तरीके का युद्ध है, लेकिन ये युद्ध जैसी पूरी स्थिति है और बीच बीच में जब जिसको जैसी जरूरत पड़ती है वो युद्ध में अपनी युद्ध पहल ले लेता है, उस पर बमबारी कर देता है या कहीं गोलीबारी करता है। तो यही देखिए, अभी तक की अमेरिका की जो शर्तें हैं, पुरानी शर्तें हैं कि परमाणु जो प्रसंस्कृत परमाणु यूरेनियम जो है, उस प्रसंस्कृत यूरेनियम पे दोनों के बीच में अभी तक कोई एक मत नहीं बनी है। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया है, इसलिए अमेरिका का जो घेराबंदी है वो बनी हुई है। और अमेरिका अब तो आगे जहां तक रिपोर्टें आ रही हैं कि अमेरिका अब हिंद महासागर में भी, जो इंडो पैसिफिक इलाका है, इंडो पैसिफिक में भी अगर कोई ऐसे जहाज मिले जिनका कोई ढंग का आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो वो ये मानेंगे कि वो ईरानी जहाज है और उसे वो रोकेंगे, उसे पूछताछ करेंगे, उसे आगे नहीं जाने देंगे। तो यह एक जो स्थिति है वही स्थिति बहुत ही स्टेलमेट वाली है। और जो सामने लग रहा है कि देखिए, अमेरिका चाहता है कि युद्ध को लंबे समय तक चलाए ताकि ईरान की जो पूरी कैपेबिलिटी है वो ईरान की पूरी कैपेबिलिटी खत्म हो जाए। ऐसे में अखिलेश, जिस तरह से समुद्री सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर तमाम सारी चिंताएं हैं, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि पूरी दुनिया एक तरह से सफर कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पे पूरी दुनिया की चिंता अमेरिका को नहीं है और न ही पूरी दुनिया की चिंता ईरान को है। इन दोनों की अपनी अपनी लड़ाइयां हैं, अपने अपने शर्त हैं और दुनिया इस बीच में फंसी हुई है। दुनिया के सामने यह भी स्थिति नहीं है कि वो ईरान के मना पाए कि आप कोई समझौता कर ले, आप प्रसंस्कृत परमाणु यूरेनियम जो है वो अमेरिका को लौटा दें या आप अपना पूरा परमाणु कार्यक्रम रोक दें। दुनिया का कोई भी देश यह करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका को कोई भी देश यह करने की स्थिति में नहीं है कि आप युद्ध रोक दें, आप जो जिस कारण से वहां लड़ाई कर रहे हैं उस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, आप बातचीत की टेबल पे आए। हालांकि कई देशों ने ये कहा है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का उपयोग किया जाए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार बार ये बात कही है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन अमेरिका इस बात को कभी नहीं मानता। वो बताता है कि हम डायलॉग कर रहे हैं, डायलॉग चल भी रहा है। आपका तकरीबन 100 दिन पूरे होने वाले हैं अमेरिका ने जो हमला किया है ईरान पे, और उस 100 दिनों के बीच में जो है कोई की स्थिति नहीं बनी है जिसमें लगे कि आप बिल्कुल निगोशिएशन के करीब है, एग्रीमेंट के करीब है। जबकि 28 फरवरी को जो बात हो रही थी ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच में, तो उसमें यह 28 फरवरी को ओमान ने यह दावा किया था कि तकरीबन हम समझौते के करीब थे, और उसके बाद अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमला हुआ था और वो अभी भी जारी है। तो निश्चित तौर पे दुनिया को महज इंतजार करना है, क्योंकि ये दोनों ऐसे देश हैं जो अपनी अपनी जिद पे अपनी अपनी शर्तों पे कायम है, और वो किसी से भी कोई ऐसी सहायता लेना भी नहीं चाहते जो कि कोई उनको सही रास्ता सुझा सके, शांति की तरफ खींच सके। तो निश्चित तौर पे एक स्टेलमेट की स्थिति है। जी बिल्कुल अखिलेश सुमन, और अगर हम बात करें लेबनान और इजराइल की, तो पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशों को फिर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान समर्थित जो हिजबुल्लाह है उसने लेबनान में प्रस्तावित जो नया युद्ध विराम समझौता है उसको मानने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही इजराइल ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि उसकी सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। देखिए, लेबनान में भी एक तरीके से जो लड़ाई है इजराइल की, वो लड़ाई लेबनान की सरकार से नहीं है, वो हिजबुल्लाह से है। और हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की सरकार का अंग नहीं है, वो एक अपने आप एक संगठन है, जो एक कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जिसके अपने सैनिक हैं, जिसका अपना एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। तो हिजबुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह का एकमात्र मकसद यही है कि वो इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़े ताकि फिलिस्तीन को आज़ादी मिले। तो इस गोल के साथ अगर हिजबुल्लाह है तो उसमें इजराइल और लेबनान की सरकार के बीच में बातचीत करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब यही बनता है कि या तो लेबनान की सरकार दबाव बनाकर हिजबुल्लाह को पूरी तरह निरस्त करे, हिजबुल्लाह की गतिविधियों पे रोक लगाए, जो कि लेबनान की सरकार की उस तरह की क्षमता नहीं है। हिजबुल्लाह वहां काफी महत्वपूर्ण है, काफी प्रभावपूर्ण है। इसलिए एक दौर की बातचीत हुई है, जो दो दौर की बातचीत कह सकते हैं कि लेबनान सरकार और इजराइल के बीच में बातचीत हुई है। लेबनान की सरकार के जो अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कल कहा भी है कि ईरान जो है वो लेबनान को एक प्रॉक्सी के रूप में उपयोग कर रहा है, उसको एक अपने बार्गेनिंग चिप के रूप में उपयोग कर रहा है, जिस पर कि ईरान के विदेश मंत्री ने आज कहा है कि लेबनान को समझना चाहिए कि उनका दुश्मन कौन है। तो इस तरह की इशारे में बात हो रही है, और यह जो लड़ाई है लेबनान और इजराइल के बीच भी, यह नहीं लगता है कि थमेगी, क्योंकि एक साइक्लिक चेन है वो पूरी हिंसा का। वो साइक्लिक चेन में कौन पहले हमला करता है और कौन उसके बाद हमला करता है, उसके बाद फिर अगला वो जो ऐसी स्थिति बन जाती है। बड़ा सवाल ये है कि ऐसे में हम दुनिया को कहां जाते देख रहे हैं, जबकि हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं इस बात को कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये बुद्ध का समय है। और सही मायने में ये युद्ध का समय नहीं है, क्योंकि युद्ध किसी मसले का हल नहीं होता है, बल्कि अनेक जानों को लील लेता है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी, उस समय रूस और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, और दुनिया के सामने उसके पहले कोविड का संकट आ चुका था, और दुनिया उससे जूझकर निकलने ही की तैयारी में थी कि उसके बाद ये रूस और यूक्रेन के बीच में ये संघर्ष छिड़ गया। और उसके बाद फिर अभी देख रहे हैं कि मध्य पूर्व की स्थिति लगातार है। तो ऐसे में जो भारत की पूरी पहल देखिए, भारत इस लड़ाई के भी, इस पूरे टकराव, दुनिया में जो जगह जगह टकराव चल रहे हैं, उसके बीच में भारत का क्या है? भारत का रास्ता है कि ट्रेड एग्रीमेंट करना, भारत का रास्ता है कि सकारात्मक सहयोग कैसे दुनिया के देशों के साथ बढ़ा सके। और यही रास्ता है कि दुनिया के देश जो है वो एक युद्ध के बजाय एक विकास का रास्ता अपनाए, ताकि जिस भी देश की जनता हो, उस देश की जनता का हित हो, उस देश की जनता की आकांक्षाएं पूरी हो। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युद्ध की बजाय बुद्ध का रास्ता अपनाने की बात करते हैं, वो रास्ता अपनाने की बात करते हैं जिसमें जनता जो है वो प्राइमरी रहे, किसी शासक का ईगो प्राइमरी नहीं रहे, या उसका पुराने एजेंडे प्राइमरी नहीं रहे। जियोपॉलिटिकल जो शतरंज बिछी हुई है, उस शतरंज में आगे बढ़ने की जो आपाधापी है, वो प्राइमरी नहीं रहे। और इसीलिए प्रधानमंत्री के ये कहने का एक मतलब बनता है, और दुनिया को निश्चित तौर पे इस बात को समझना चाहिए कि ये बात कहां मर्म है। क्योंकि दुनिया का जो संकट है, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की जो जरूरतें बढ़ रही है, और ऐसे में अगर युद्ध जो है प्रमुख बन जाएगा दुनिया में, तो निश्चित तौर पर सभी
देशों के लिए संकट है और आज सभी देश संकट में हैं। ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से संकट में है, इजराइल लेबनान संघर्ष की वजह से संकट में है, रूस और यूक्रेन के संघर्ष की वजह से संकट में है। और इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि सहयोग का रास्ता अपनाइए, ज्यादा से ज्यादा मित्र तलाशिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड एग्रीमेंट कीजिए, ताकि लोग जो बनाते हैं वो दूसरी जगह जाए, बाजार खुले और बाजार में गतिविधि बने, ताकि लोगों को रोजगार मिले और लोग जो है ईज ऑफ लिविंग उनका बड़ा बढ़िया हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, मिड डे प्राइम में बात करेंगे